गोरखा हित सर्वोपरि। दार्जिलिंग पहाड़ में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल पंथी के एक अग्रिम पंक्ति के नेता के रूप में लोकप्रिय हो रहे बीपी बाजगे ने आज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। इस बड़े फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए आगामी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुश्किलें शुरू होना तय है। माना जा रहा है कि बीपी बाजपेयी काफी समय से पार्टी के भीतर ही अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इस बारे में उन्होंने लगभग 2.5 महीने जितना वक्त लिया इस फैसले में पहुंचने के लिए। वीर गोरखा वेब टीवी ने भी कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि बीपी बाजपेयी जैसे प्रखर जो प्रवक्ता के रूप में सक्रिय थे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल पंथी पार्टी के लिए विगत 2 सालों से अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको पार्टी से ही इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे हालात में जब विधानसभा चुनाव करीब है, क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स है? बाजपेयी के बारे में एक चीज बेहद लोकप्रिय है कि वह लगातार शीर्ष के नेताओं के बेहद करीबी रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री भंडारी हो या वर्तमान मंत्री पीएस गोले हो, सभी के करीब रहे बीपी बाजपेयी न केवल एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाने गए, बल्कि वह अपने तकनीकी ज्ञान के कारण विभिन्न आईटी के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय देखे गए। साथ ही साथ उनको चित्रकला एवं कविता लिखने का भी पुराना शौक रहा है। राजनीति में स्वच्छता आनी चाहिए, इस विषय को लगातार उन्होंने हर मंच से उठाया है। पहाड़ की राजनीति में अचानक से बीपी बाजपेयी का इस तरह से पार्टी से त्यागपत्र दे देना किस तरह का संकेत देता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल पंथी के लिए कि उनके अग्रिम पंक्ति का एक नेता ऐन वक्त में पार्टी का साथ छोड़ जाए। ऐसे हालात में जब 2019 के समय जब चुनाव हुए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव, उस दौरान बीपी बाजपेयी ने बखूबी काम किया एवं विधायक एवं सांसद को उनके अलायंस पार्टी के उनको जिताने के लिए अपनी तरफ से अथक मेहनत भी किया। माना जा रहा है कि लगातार लॉकडाउन की अवधि में पार्टी में लगातार उनको दरकिनार करते हुए उनसे जूनियर जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको आगे बढ़ाते हुए उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही थी। ये भी माना जा रहा है कि लगातार पार्टी के आला कमान से संपर्क करने के बावजूद बीपी बाजपेयी संतुष्ट नहीं थे, उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही थी। खैर, जो भी हो, उनकी मन की बात क्या है, इसको वीर गोरखा वेब टीवी ने समझने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं बीपी बाजपेयी ने वीर गोरखा वेब टीवी से टेलीफोनिक चर्चा के दौरान क्या। आज हमारे साथ मौजूद है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल पंथी के एक बड़े स्तंभ के रूप में माने जाने वाले और उनके ताकतवर प्रवक्ता के रूप में लोकप्रिय रहे बीपी बाजपेयी जी की। बीपी बाजपेयी जी अब पार्टी से त्यागपत्र दे चुके हैं। बाजपेयी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, आपके मन में क्या दुविधा थी कि आपको पार्टी से ही इस्तीफा देना पड़ा? दुविधा लेके मैंने इस्तीफा दे दिया। दुविधा लेने से रहूं या छोड़ूं, ये स्थिति को दुविधा कहा जाता है। मुझे लगा कि गोरखा हित में काम करने के लिए पार्टी में मेरे लिए कोई अवसर नहीं था। तो कुछ बाधाएं थी, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, बोलने नहीं दिया जा रहा था, दिया जा रहा था, ऐसा कुछ सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा मैं पार्टी से तो मैं जाति की जाति अस्मिता की बहुत कर सकता हूँ, क्योंकि अधिक कुछ ऐसा करना बावजूद 2.5 महीना मैंने इंतजार किया, कुछ हुआ नहीं। और पार्टी में कुछ लोग ऐसे हावी है जो किसी खुद भी काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी काम करने नहीं देते हैं।
तो सर वो काम ना सर इस विषय में इतना बड़ा फैसला आपने लिया, तो पार्टी के आला जी। कमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आपकी इस विषय में चर्चा हुई कि यह आपने बिना किसी से चर्चा करके इस्तीफा दे नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने 18 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने खत लिख के 11 पेज की खत लिख के मेरी सारी जानकारी दी थी जी कि जी मुझे काम करने के लिए सेंट्रल कमेटी के कौन लोग किस तरह रोक रहे हैं, बोलने के लिए किस तरह रोक रहे हैं, जी जी और मुझे धमकी भी आ रही थी पार्टी से अंदर से काम करने के लिए। जी। अच्छा। तो अपने पार्टी के अंदर देखिए, मैं तो दुख का साथी हूँ, सुख का नहीं। कभी जब अपने दोस्त लोग जीतिए तब तो मैं था नहीं, जब जी पार्टी हाशिए पर गया था तब मैं आया था, जी ये तो आपको मालूम है। जी जी तो एक दुख का साथी कुछ अच्छा कर रहा है, जाति के हित में कर रहा है, स्वाभिमान के हित में कर रहा है, गोरखा हित में कर रहा है, तो उसको काम करने दिया जाना चाहिए। जी जी और जब मैं पहले अकेले था, जब मैं पहले पार्टी में नहीं था, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी मैंने जाति के हित में काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ कहा है, कई भाषणें की है मैंने, हैं? तो जी जी आज मैं पार्टी में एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल कमेटी में केंद्रीय प्रवक्ता रहते हुए अगर काम करने के लिए मुझे कोई परेशानी होगी, काम करने नहीं दिया जाएगा पार्टी के अंदर की ओर से, और उसमें सारे पार्टी मौन रहेंगे, तो मैं वहां पर रह नहीं सकता हूँ ना। जी जी ना, लेकिन सर मैंने जो रिजाइन किया, देखिए मैं आपको एक चीज पहले से खुला बता दूं, आपको पूछने से पहले, जी जी कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए मैंने रिजाइन नहीं किया है, जी कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मैंने रिजाइन नहीं किया है। जी बजगाई आज से बहुत पहले से गोरखालैंड एजिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बजगाई बहुत पहले से गोरखा अस्मिता के लिए लिख रहा है। आप मेरे लिखावट को देखिए, आप पहले के आंदोलन में भी देखिए, जब डीजीएम का जन्म नहीं हुआ था उस वक्त भी देखिए, ठीक है। तो आज कई नेता पैदा नहीं हुए थे जब से मैंने गोरखा अस्मिता के लिए लिखने शुरू किया मैंने। जी जी तो बात ये है कि एक लगातार संघर्ष करने वाला आदमी हूँ और मैं संघर्ष में ही जीना चाहता हूँ। तो लेकिन सर आपने एक साथ साथ आपने अभी आरोप लगाया कि आपको पार्टी के भीतर से ही धमकी दी जा रही थी। ये बड़ा एक आरोप है आपकी तरफ से। मेरी तरफ से आरोप है। इस क्वेश्चन को आप मुझे मत पूछिए, क्योंकि आज मैंने उसका खुलासा नहीं किया, किसने किया, कौन किया, क्या किया बोल के। अब ये आप पार्टी को उस तरफ पूछिए जी। आप अभी पार्टी को पूछिए, वो लोग क्या कहेंगे पहले देखिए, क्योंकि मैंने पार्टी को सारी जानकारी दे दी है। अगर ये नहीं है बोल के कोई झूठ कहेंगे तो फिर मैं बता दूं कि सच क्या है। अभी तो मैंने कार्ड उनके हाथ में दे दिया है, उनको पूछिए आप एक बार। लेकिन सर चलिए, आपने ये बात कही कि आपको लगातार वहां से ह्यूमिलेट किया जा रहा था। आपने एक इंटरव्यू में मैंने देखा ये चीज कही है, लेकिन सर क्या साथ में आपको लगा कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में जिस प्रकार से पहाड़ में काम हुआ, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से राहत कामों में, शायद ये वजह रही कि दूसरे भी बिंदु थे जिसमें आपको आपत्ति थी? नहीं नहीं, मैं अभी जो लॉकडाउन में काम कर रहे थे ऊपर राहत के लिए, मैंने उनको कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ कि हम एक साथ में काम किए, लेकिन ये कोविड के मामलों में मैंने आपको अनाज की तरह छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे पार्टी में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं छुप रहा। मैंने उनको कहा अभी, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परेशानी की वजह ये नहीं है। तो आपको लगता है कि सर अगर भावावेश में आके इस्तीफा दिया है, अगर पार्टी के मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जी जी सर, अगर पार्टी के आला कमान की तरफ से सर अगर आपको मनाया जाता है, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि बीपी बाजपेयी जी की जो प्रवक्ता वाली शैली पहाड़ की जनता देखती है, वापस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए ही देखने को मिलेगी? देखिए, राजनीति बच्चे के घरौंदे नहीं है, तो जो बालू में बनाया जाता है ना घरौंदा, थोड़ा सूखने पर गिर जाता है, टूट जाता है। राजनीति, हेलो जी सुन रहा हूँ सर। हाँ, राजनीति प्रैक्टिकल टेबल पर करने वाली चीज है जी। और इसमें मूल्य और मान्यताओं को साथ में लेकर चलना होता है, आदर्शों को साथ में लेकर चलना होता है। बिना आदर्श की राजनीति होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक चीज बता दूं, ये आपको मालूम है कि नहीं, इस दुनिया में कई सारे इज्म पैदा हुआ है, कई सारे बाद है जी। उनमें से एक बाद है, आपने सुना है कि नहीं, सार्विकतावाद बोल के, एंसेंबलिज्म बोल के। जी जी। और ये सार्विकतावाद का बनाने वाला, सार्विकतावाद लिखने वाला इंसान मैं हूँ। जी जी।
तो 2001 में मैंने इसको रिलीज किया था और ये नेपाल के मदन पुस्तकालय से लेके कई सारे बड़े पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। देखिए जी जी। अब बात यह है कि मैंने सार्वरिकतावाद के घोषणा पत्र के 5वें पृष्ठ पर राजनीति के ऊपर लिखा है। मैंने केवल सत्ता केंद्रित राजनीति को सार्वरिकतावाद राजनीति नहीं मानती है। जी जी। तो देखिए सत्ता की जो बात है, हमने चुनाव में जिता दिए, एक विधायक जिता दिए, एक सांसद जिता दिए, सब मिलके, लेकिन राजनीति वहां जाके समाप्त तो होती नहीं है। हमको बहुत कुछ करना है, हमारे मूल्य है, मान्यता है, हमारी सिद्धांत है। लेकिन सर उसके ऊपर आपने जिक्र किया, काम करने का मौका मिलना चाहिए। जी सर, आपने जिस तरह से जिक्र किया विधायक का भी, जो आपके एक अलायंस में थे, काफी समय से देखा जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी थे। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये भी एक वजह रही कि अलायंस धर्म में कहीं ना कहीं बिखराव के लिए आपको जिम्मेदार बनाया? बिल्कुल ये वजह नहीं है। देखिए जिम्बाद जी अपने काम कर रहे हैं, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। और जो विवाद आपने कहा वो कोई विवाद नहीं थी। मैं पार्टी में प्रवक्ता था, पार्टी की पॉलिसी को मुझे माननी होती थी। पार्टी की पॉलिसी 6 शेड्यूल को मानती नहीं है, मैंने विरोध किया, बस इतनी सी है। लेकिन विधायक को जिताने वाले में से मैं भी हूँ। विधायक को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वे मुझसे छोटे हैं, भाई हैं, और मुझे विश्वास है विधानसभा में जिस वजह से हमने उनको जिता के भेजा वो अवश्य उस मामले को विधानसभा में उठाएंगे, काम करेंगे गोरखा जाति के हित में। जी मैं मानता हूँ जी, मैं विश्वास करता हूँ उनके ऊपर। सर आपके एक और छोटे भाई सांसद राजू बिष्ट भी हैं। राजू बिष्ट आपके काफी घनिष्ठ रहे, आप जब जेल में गए पार्टी और ना सर, लेकिन अब क्या है, वो घनिष्ठता केवल एक व्यक्तिगत दायरे में रह गई। अभी तक आप पार्टी और उनके अलायंस के नाते आपकी घनिष्ठता के संबंध अलग तो आपको लगता है कि आपने उनको भी भरोसे में लेना चाहिए था? उनसे किसी तरह की चर्चा की आपने अपने त्यागपत्र से पहले? एक्चुअली देखिए फोन पे चर्चा नहीं हो सकता था। कल मैं उनसे मिलना चाहता था, मैंने फोन भी किया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन कल वो किसी मीटिंग में निरपानी नाम की जगह निकल चुके थे, मैं उनसे मिल नहीं पाया और फोन में इस बारे पे चर्चा नहीं हो सकती थी। लेकिन पार्टी में जो कुछ हो रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको थी, हम चर्चा कर रहे थे इस मामले पे। देखिए लेकिन जो डिसीजन लिया मैंने सुनाया नहीं था। अभी कुछ देर पहले भी उन्होंने फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, आपका ये पता चला, बड़ा दुख लगा, मैं रात को फोन करूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा। लेकिन देखिए सांसद अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके काम के पीछे अगर काम अच्छे करेंगे तो मैं उनके साथ हूँ। जिस वजह से वो जीत के गए हैं पार्लियामेंट में, वो मेरे छोटे भाई है, वो उस वजह को ढोके चलेंगे, उस वजह को वहां पर उजागर करेंगे तो मैं उनको उनके पीछे खड़ा रहूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सामाजिक रिलेशन आप अपने लिए संभावना देखते हैं कि अगर बीच बचाव वाली स्थिति आ जाए दो पक्षों के बीच में, आप जो एक तरह से कहीं ना कहीं मिसकंफ्यूजन हो गया है, बात बन सकती है? मिसकंफ्यूजन कुछ नहीं है। देखिए आज ये सिर्फ बदगाही के साथ नहीं हुआ, इससे पहले कई बौद्धिक लोग पार्टी में थे, कई थे, सारे बौद्धिक लोग एक एक करके छूट के चले गए और वजह यही थी शायद। आज उसी वजह का शिकार मैं भी बन गया। लेकिन सर आप पार्टी की भी प्रशंसा करते हैं और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं, वही दूसरी ओर आपने त्यागपत्र दे दिया है। तो सर कहीं ना कहीं एक राजनीति में हमने भी काफी लंबी कवरेज किया है, तो कहीं ना कहीं आपने एक डैमेज कंट्रोल लेके चले। मैंने देखिए आपने ये सोचा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष को भीष्म कहा, भीष्म पितामह कहा। जी, भीष्म पितामह इसलिए कहा कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के लिए काफी विख्यात हैं। भीष्म प्रतिज्ञा होता है ना, तो इसका मतलब पार्टी अध्यक्ष में गोरखा ईद का प्रतिज्ञा है, उसको मैं मानता हूँ। जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि महाभारत की लड़ाई को अगर आप देखेंगे तो भीष्म के साथ तो दुर्योधन और दुशासन भी थे ना। सर अब आपने तो बात की उसी धर्म युद्ध में मैं खड़ा हूँ। नहीं सर, धर्म युद्ध की अगर आपने चर्चा छेड़ी है, महाभारत की चर्चा छेड़ी है, तो 2021 का बहुत बड़ा युद्ध बंगाल के विधानसभा चुनाव में होना है। तो सर आप अगर महाभारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म पितामह जी के साथ रहना पसंद करेंगे या अन्य खेमे में भी आपको देखा जा सकता है? देखिए मैंने आज एक घोषणा कर दिया, अब मैं तकरीबन एक सप्ताह मेरे ऊपर क्या गुजरेगा, किस तरह की कमेंट्स आएगी, प्रतिक्रियाएं क्या होगी, उसको देखूंगा। उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि ये फ्लड का रूप लेगा, स्ट्रीम का रूप लेगा, किस तरह का नदी बनेगा। और नदी को देखते हुए जब नदी सामने आएगा तब मैं अपने जूते और अपना
ये क्या होता है, नहीं क्या बोलता है, मोजा को क्या बोलता है आप? नहीं सर, वो समझ गए जुराब सर, जुराब जुराब जुराब, जी 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 सर। हाँ जूता और जुराब को उतारूंगा, ठीक है। तो वो तो नदी को आने दीजिए पहले, अब नदी आने से पहले जूता उतारेंगे तो फिर कंटीले पत्थर है, रास्ते में कांटे हैं, कई कई विषालु प्राणी भी है वहां पर, उन सबको देखते हुए मुझे चलना है, जूता पहन के चलना है। ना लेकिन सर, तो ये जनता ये जानना चाहती है कि जूता कौन सा रहेगा, अपने पुराने ही जूते में अगर अपने आप को फिट पाते जूता हैं, ये पुराना जूता नया बदलेंगे? की बात नहीं है, ये जो जूता है, ये जूता मेरी पैर को बचाने के लिए नहीं है। मैं जिस जूते की बात कर रहा हूँ, ये गोरखा अस्मिता को बचाने का जूता है, गोरखा सुरक्षा को सुरक्षा की मुद्दे पर पहना जाने वाला जूता है, और गोरखा हित में पहने जाने वाला जूता है। जी जी सर, आपके पास वैसे सुबह से काफी आप बिजी रहे, आपने हमसे बात करने के लिए बहुत कीमती समय निकाला, इसलिए अंत में एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि सर, आपने बहुत ज्यादा राजनीति देखी है करीब से, और बड़े बड़े लोगों के साथ आप काफी नजदीकी संबंध रहा है। कुछ ऐसे कयास जो आपके विपक्षी खेमे के हैं, उनकी तरफ से ये आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि बीपी बाजपेयी ने 2021 के लिए अपनी चाल चल दी। क्या आपकी तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक है? उनके लिए क्या जवाब है आपकी तरफ से? देखिए, बाजपेयी कभी सत्ता का भूखा नहीं रहा, मैं उनको मेरी सार्वत्रिकतावाद पढ़ने की सलाह देता हूँ। और देखिए, अगर कार्ल मार्क्स ने अपनी मार्क्सवाद के विरोध किया होता तो मार्क्सवाद आज होती नहीं थी, हत्या हो जाती उसकी। और मैं अपनी सार्वत्रिकतावाद की हत्या करना नहीं चाहता हूँ। सार्वत्रिकतावाद में मैंने पहले ही कह दिया है कि सत्ता केंद्रित राजनीति को सार्वत्रिकतावाद राजनीति नहीं मानती है, तो मैं भी सत्ता केंद्रित राजनीति को राजनीति नहीं मानता हूँ। इसके अलावा भी कई मूल्य और मान्यता की राजनीति होती है। और जो लोग समझते हैं कि ये चुनाव के लिए, जो लोग समझते हैं कि ये चुनाव नहीं, जो लोग समझते हैं कि चुनाव के लिए, शायद वो लोग लालची होंगे, लेकिन बाजपेयी लालची नहीं है। तो सर, आपके तो जिस तरह के तेवर और आपके जो जवाब है, उससे तो लग रहा है कि पहाड़ की राजनीति में एक अरविंद केजरीवाल का उभरना तय है। क्या अभी मैं केजरीवाल बनना नहीं चाहता हूँ, ऐसा है। देखिए, मैंने मेरे अपनी इंटरव्यू में भी कहा, आपने सुना होगा। जी जी, केजरीवाल जी कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, वो एक सीधे साधे इंसान थे। उनको सबने कहा पहले राजनीति में और फिर बोलो, पहले देखो तो राजनीति कैसा होता है, कीचड़। तो चुनौती दी उनको, तो वो राजनीति में आ गए, और 2 टर्म हुआ, उनको हरा नहीं पाया कोई। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया है कि राजनीति में कोई मुझे इस तरह न घसीटे। तो सर, 2021 के चुनाव जो है उसमें आपकी भूमिका, बहुत सारे मेरे लोग हैं जो करीबी लोग हैं, वो एक सवाल जरूर, मैंने उनसे कहा कि मैं बाजपेयी जी से पूछ के एक भीतर क्या है उनके मन में जानना चाहूंगा। तो मेरे 2-3 काफी अच्छे शुभचिंतक है, पहाड़ के बड़े नाम है, नाम सार्वजनिक नहीं कहूंगा, उन्होंने ये जरूर कहा कि उनसे ये जरूर पूछिएगा एक प्रश्न कि 2021 के चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी। बीपी बाजपेयी राजनीति में आने से पहले भी पॉलिटिकल कैटलिस्ट था, कल भी पॉलिटिकल कैटलिस्ट रहेगा। जी जी, चलिए जी बाजपेयी जी, आपने हमसे बात की, आपके मन में काफी सारे अभी भाव उत्पन्न होंगे, काफी अभी आपकी मन में पीड़ा आपने जो जाहिर की। आप जैसे एक सजग और एक विचारक को राजनीति से जुड़े रहना चाहिए। हम तो अभी भी यह उम्मीद करते हैं कि 2021 की जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी गोरखा अस्मिता कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुद्दे के रूप में सामने आने वाली है। उम्मीद की जाती है आपसे भी कि ये जो फैसला है इसके ऊपर आप एक बार फिर फैसला सोचेंगे अंदर से। मैं आपको बता दूं इसका कि गोरखा अस्मिता का प्रश्न जो है ये केवल चुनाव का विषय नहीं है, सिर्फ 5 साल में एक बार आने वाला विषय नहीं है। इसलिए इसके ऊपर किस किस की ईमानदारी है, या कौन लोग गोरखा अस्मिता के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट बनता है, इस सब को देख के मैं एक वॉचडॉग की तरह रहूंगा, आपको भी समय समय पर इत्तिला करता जाऊंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये मान के चले कि ये तलाक जो हो गया वो अटल है। जी, ये मान के चले कि जो आपने पार्टी की तरफ से तलाक दे दिया है पार्टी को, यह अटल है, आप इससे पीछे हटने वाले नहीं। नहीं, मैं इसमें तलाक शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो राजीनामा है, संवेदन विच्छेदन के लिए आमतौर पर शब्दों का प्रयोग करती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो राजीनामा है
मैंने एक दिन में एक झटके में नहीं लिया है। ये राजीनामा लेने के लिए मुझे तकरीबन 2.5 से 3 महीना सोचना पड़ा जी। और इतना ही समय मैंने पार्टी को भी दिया था। ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? मैं क्यों प्रेशर दूं? आज बस गई, किसी की राह का कांटा होना नहीं चाहता है। चलिए सर, आपने हमसे बात की, इस मुश्किल आपने जो फैसले में आपने पहाड़ की जनता की आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। उम्मीद की जाती है कि आप बहुत ही अच्छा सकारात्मक कोई न कोई निर्णय जल्द से जल्द लेंगे और पहाड़ की जनता जो आपसे बहुत उम्मीद करती है। 1.5 करोड़ गोरखा की उम्मीद के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।